हाय एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम का नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास पढ़ लिए थे फाइलम पॉलीफेरा के बारे में। उसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग बात करेंगे फाइलम सिलेंडरेटा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार आप याद कर लीजिए कि फाइलम पॉलीफेरा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। याद करो कि फाइलम पॉलीफेरा के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के छोटे टाइप के पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। सिंगल को ऑस्टियम बोलते हैं। ठीक है, प्लूरल होगा तो क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। ऐसे ही एक जो ऑस्टिया है उसके थ्रू क्या होगा, बहुत सारा वाटर जो है विथ फूड अंदर आता है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर कैविटी होती है, कैविटी का नाम होता है स्पॉन्जोसेल। और फिर पानी जो होता है वो बाहर निकल जाता है एक बड़े से पोर के थ्रू, इसका नाम होता है ऑस्क्यूलम। ठीक है, ऐसे ही फिर वहां पे कुछ कॉलर सेल्स या कॉर्नोसाइट्स होते हैं, फ्लैजेलेटेड होते हैं। ठीक है, इनके थ्रू पानी का मूवमेंट ठीक से हो पाता है स्पॉन्जोसेल के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ स्पिक्यूल फाइबर्स के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर्स, स्पिक्यूल फाइबर्स, ये सब पढ़े थे। फिर हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स के इसके हैबिटेट क्या क्या है। मतलब मोस्टली ये मरीन होता है, बट कुछ कुछ इसमें फ्रेश वाटर भी होता है। ठीक है, कुछ और भी कैरेक्टर्स आपने पढ़ा कि वाटर कैनाल सिस्टम्स के अंदर पाया जाता है। ठीक, तो हम लोग लास्ट क्लास पढ़ लिए थे। ओके, और इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इसमें टिश्यूज ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। ओके, ये एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर है। लास्ट क्लास से भी हम डिस्कस किया था कि साइकोन, स्काइफा, यूस्पोंजिया वास्प और स्पॉन्जिला जो है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये सब पॉरीफेरा के एग्जांपल है। तो आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आज सेकंड फाइलम की बात करेंगे। इसका नाम है फाइलम सिलेंटरेटा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए प्रॉपर तरीके से फाइलम सिलेंटरेटा के बारे में। अच्छा, फाइलम सिलेंटरेटा को और एक नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइलम निडेरिया। ठीक है, और कॉमनली इसका जो एक और मतलब नाम है, आप वही लिखा हुआ है कि कॉमनली कॉल्ड निडेरिया। यहाँ हिंदी में लिखा है निडर, मतलब निडर ऐसे याद करने का तरीका है कि निडर सी साइलेंट है। ठीक है, निडर, ये निडर होता है एक तरह से, ऐसे याद कर लो। ठीक, क्यों? ये डंक मार देता है, किसी से डरता नहीं है, जिसको होता है उसको डंक मार देता है। ठीक है, इसके बाद स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, जिससे ये अपने शिकारी या फिर शिकार, मान लो इसको कोई मारने आ रहा है तो उसको मार, मतलब कोई इसको मारने आ रहा है तो खुद को बचाने के लिए भी ये डंक मार सकता है, या फिर ये किसी और दूसरे जानवर को शिकार के रूप में खाने के लिए या मारने के लिए डंक का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो ये ऑफेंस या डिफेंस दोनों के लिए डंक का इस्तेमाल कर सकता है, खुद को बचाने के लिए भी और किसी और को मारने के लिए भी। ठीक है, तो ऐसे बताने का तरीका था कि निडर है ये, और निडर मतलब ये डंक मार देता है। ऐसे कनेक्ट कर देना, ये नहीं कि निडर है इसलिए इसका नाम निडेरिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो याद करने के लिए ऐसा। ठीक है, तो निडर है और ये डंक मारता है, स्टिंगिंग कैप्सूल्स, ऐसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नेक्स्ट इसके हैबिटेट की बात कर लेते हैं। तो हैबिटेट कैसा है इसका? देखो, इसका हैबिटेट जो है वो एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मतलब हो गया पानी में रहने वाला है, बट मोस्टली ये मरीन होता है और कुछ कुछ इसमें फ्रेश वाटर भी पाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये मरीन ही होता है, कुछ कुछ फ्रेश वाटर होता है, ऐसा है। ओके, और दे आर इधर इमोबाइल या ससाइल। इमोबाइल का मतलब क्या हो गया? इमोबाइल का मतलब हो गया ये मूव नहीं कर पाएगा, और ससाइल भी उसी को बोलते हैं जो एक जगह पर पड़ा रहे। ठीक है, और कुछ कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो मूव कर सकते हैं, या मूवेबल होते हैं, या मोबाइल होते हैं। ठीक है, फ्री स्विमिंग भी बोल सकते हो आप उसको, मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका हैबिटेट। ठीक है, सिमेट्री कैसी पाई जाती है? तो इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ओके, जर्म लेयर्स इसके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ओके, ये सब हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास। तो सिमेट्री क्या होता है ये सब हमने पढ़ा था ना, जर्म लेयर्स क्या क्या होता है। तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब कौन कौन से जर्म लेयर्स होंगे? डिप्लोब्लास्टिक का मतलब हो गया इसमें दो जर्म लेयर्स हो सकते हैं। क्या क्या? एक हो सकता है आपका एक्टोडर्म, और एक होता है एंडोडर्म। मेसोडर्म एब्सेंट होता है, मेसोग्लिया पाया जाता है ना। सीलोमेट, इसमें सीलोम एब्सेंट होता है, दैट्स वाई इसको ए सिलोमेट बोलते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो जाएगा? तो टिश्यू लेवल हो जाएगा इसके, मतलब सेल्स का ग्रुप मिलकर टिश्यू बना रहा है, ऑर्गन नहीं मिलता। ओके, अच्छा, इसका जो डाइजेशन है ये एक्स्ट्रा सेलर है। एक्स्ट्रा सेलर का मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेलर का मतलब हो गया सेल के बाहर। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी, जो आपने लास्ट क्लास अगर डाइजेशन क्लास किया है, लास्ट लास्ट क्लास, उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्टमक के अंदर भी एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन होता है, वैसे इसकी बॉडी के सेल्स के बाहर ही डाइजेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, और ये सेल के बाहर एक कैविटी है, खाली जगह है, स्पेस है, जहां पर ये डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, उस कैविटी का नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या नाम है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, गैस्ट्रो वर्ड ही एक तरह से स्टमक से रिलेटेड या डाइजेशन से रिलेटेड हो गया। ठीक है, वैस्कुलर मतलब जहां पर वैस्कुलर या वेसल टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा हो, जहां से कुछ फ्लो कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसी कैविटी जिसके अंदर कुछ फ्लो कर रहा हो और वो मतलब डाइजेशन का काम कर रही है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, तो वो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट देखिए, इसके पास स्टोमा, कुछ स्टोमा मीन्स क्या होता है? स्टोमा मतलब कुछ ओपनिंग होती है। मैं बताता हूँ स्टोमा क्या होता है। हाइपो माने नीचे की तरफ, तो एक डायग्राम बनेगा अभी कुछ देर बाद, उसमें आपको ये शब्द मिलेगा स्टोमा, और ये वाला जो हाइपो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ लिखा हुआ, तो इस पर हम लोग अभी आएंगे, रुको। देखो ये लाइन पढ़ो, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम नहीं होगा यार, इनकम्प्लीट प्रॉपर सिस्टम ही एब्सेंट है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर ऐसा बोलना चाहे तो सही से लिखना नहीं है यहाँ पर, मतलब सही से लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता तब वो दो टाइप्स का होता, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। यहाँ तो एब्सेंट है टोटली। क्यों एब्सेंट है यार यहाँ पर? क्योंकि सिस्टम तब बनेगा जब ऑर्गन होगा, और ऑर्गन तब बनेगा जब बहुत सारे टिश्यूज मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो जहां पर जिस एनिमल के अंदर में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहीं पर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स वाई यहाँ सिस्टम बनता ही नहीं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। ओके, और इसकी सिंगल ओपनिंग होती है, हाँ, इसलिए इस बच्चे ने ऐसे लिखा हुआ, समझाया तो मैंने कुछ और, बट कोई नहीं। तो यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मान लो ट्यूब जैसा तो नहीं बनता बट प्रॉपर मान लो, एक हम समझाने के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस साइड ये बंद है, एक तरफ से ट्यूब बंद है और एक तरफ से खुला है, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर जो इसकी बॉडी है उसमें एक ही ओपनिंग है, और उस एक ओपनिंग की वजह से, मतलब ऐसे आप कह सकते हो कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा स्ट्रक्चर है, बट प्रॉपर सिस्टम यहाँ पर नहीं है। समझे बात? तो यहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग होती है, उस पर चर्चा करते चलो। सिंगल ओपनिंग होती है, इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है हाइपोस्टोम। क्या नाम होता है? हाइपोस्टोम, इसका नाम होता है हाइपोस्टोम। ठीक है, हाइपोस्टोम। ओके, अच्छा ये लाइन पढ़ो अभी। हाइपोस्टोम क्या होता है मैं उस पर भी बात करूंगा। हाइपो के बारे में यहाँ लिखा, देखो हाइपो मतलब बिलो या लेस, यहाँ बिलो, और स्टोम मतलब होता है ओपनिंग। स्टोमा, स्टोमा मतलब ओपनिंग, छेद। ठीक है, तो एक छेद या ओपनिंग है यहाँ पर, इसके नाम पर हाइपोस्टोम रखा गया है। अभी एक डायग्राम हम लोग देखेंगे, रुको इस लाइन को पढ़ो। इंटरसेलर और एक्स्ट्रा सेलर आर द स्पेस बिटवीन टू सेल्स। यहाँ बोलने का मतलब मान लो ये फर्स्ट सेल है, ये फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है। तो दो सेल के बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, ये वाला, इस स्पेस को आप क्या बोलते हो? स्पेस को बोलते हो इंटरसेलर स्पेस या फिर एक्स्ट्रा सेलर स्पेस। ये दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, स्पेस बिटवीन टू सेल्स। आगे बढ़ जाओ। इंट्रासेलर डाइजेशन क्या होता है? इंट्रासेलर डाइजेशन का मतलब है सेल के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर। ठीक है, तो कुछ शब्द हैं, जैसे इंटर मतलब बिटवीन, इंटर मीन्स सबसे बेसिक बेसिक चीजें हैं। इंटर मीन्स बिटवीन, तो दो चीज के बीच। दो इंटरसेलुलर मतलब क्या हो गया? दो सेल के बीच। बट इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन या इनसाइड। ठीक है, तो इनसाइड, तो अगर डाइजेशन अंदर सेल के अंदर हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अगर डाइजेशन सेल के बाहर हो रहा है तो क्या बोलोगे? तो उसको बोलोगे एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर इंटर सेलुलर डाइजेशन। इंटर। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है, यहाँ पे स्पेस के बारे में यहाँ लिखा हुआ था। ठीक है, पढ़ो, इंटरसेलर या एक्स्ट्रासेलर स्पेस। ठीक है, तो शब्द एक जैसे मिलते जुलते हैं, तो डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इंटरसेलर डाइजेशन विच अकर्स इनसाइड द सेल। ठीक है, तो हो गया। ये लाइन पढ़ो। When digestion takes place inside the gastrovascular cavity, gastrovascular cavity GVC, then it is called extracellular digestion. जब डाइजेशन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आपने पढ़ी कि एक कैविटी है जिसके अंदर डाइजेशन हो रहा है, तो खाली जगह है। ठीक है, मतलब सेल के बाहर खाली जगह है, उस सेल के बाहर की खाली जगह को हम एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन कहेंगे। तो मेनली इसका जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, देखो ये सेल्स हैं। ठीक है, जो सेल्स हैं, डाइजेशन सेल के अंदर नहीं हो रहा, सेल के बाहर हो रहा है, इस कैविटी में। और ये क्या है? कैविटी है। कौन सी कैविटी है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसके अंदर सेल मतलब ये सेल है, तो सेल के बाहर एक कैविटी है, उस कैविटी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, दैट्स वाई सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है, दैट्स वाई एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन या फिर इंटरसेलर डाइजेशन, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा ये लाइन पढ़ो। फैन जीवीसी इज नॉट इन्वॉल्व, जब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इन्वॉल्व नहीं होती है एंड डाइजेशन अकर्स इनसाइड द सेल, जब डाइजेशन सेल के अंदर हो जाए, तो जैसे मान लो यहाँ पर इस केस की बात करें, सेकंड केस की, कैसा चेंज करते हैं इस केस को ले, यहाँ देखो, यहाँ देखो ये सेल्स है ना, तो सेल के अंदर ही डाइजेशन हो जाए। देखो यहाँ पर डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है, तो सेल के अंदर मतलब क्या हो गया? इसने गलत लिखा है यहाँ पर, इसको क्या बोलोगे? इंट्रा सेलुलर। क्या बोलोगे? इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो जब डाइजेशन सेल के बाहर हो तो आप उसको बोलोगे एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन, जब डाइजेशन सेल के अंदर हो तो आप उसको बोलोगे इंट्रा इंट्रा सेलर डाइजेशन। ठीक है, यही है। तो वही सब यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर अंदर हो रहा है इनसाइड द सेल, दैट्स व्हाई इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन किया है। समझ गए बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कोरल क्या होता है। तो कोरल कुछ एनिमल्स का नाम है, कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं दैट आर फाउंड इन सी।
सी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, मरीन एनिमल्स हो। ओके, दे फॉर्म दे फॉर्म ब्रांचेस, ये क्या बनाते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं, दे फॉर्म ब्रांचेस एंड ग्रो वेरी रैपिडली इन सी और ओशन। ठीक है, ये सी या ओशन के अंदर बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये मैं मान लो ये कोरल की बॉडी है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है या किसी और शेप में भी, मान लो सिलेंड्रिकल शेप में है। अब यहां से इसकी ब्रांच बनेगी, एक ब्रांच बन गई, एक तरफ से और बना दो, एक और ब्रांच बन गई एक और बना दो, एक और ब्रांच बन गई, एक और बना दो, बनाते रहो, है ना। तो ये ब्रांच बहुत सारी बन सकती है। ठीक है, तो कोरल जो होते हैं ना वो ब्रांच्ड बॉडीज बनाते हैं, समझे, इस तरह से इसकी ब्रांचेस बनती रहती है। ठीक? वही लिखा है, ब्रांच बनाते हैं। नीचे बढ़ जाओ, नीचे नीचे की तरफ चलो, नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है देखो, पढ़ो। कोरल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग कवरिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल्स के पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। thus even after their dead bodies are present, then thus even after their death, फिर their उड़ा दिया इसने फिर से, तो मैं लिख दे रहा हूँ। तो कोरल्स हैव a strong covering of calcium carbonate। एक्चुअली होता क्या है, कोरल्स की जो बॉडी है उसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बहुत हार्ड होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बहुत हार्ड होता है, तो कोरल जो एक एनिमल है उसकी डेथ, उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी डेड बॉडी मतलब उसकी डेड बॉडी भी उस ओशन में पड़ी रहती है लंबे समय तक। ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट नहीं होती, डीके नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो जल्दी डीके नहीं करता, उसके डेथ के बहुत सालों बाद भी वो पड़ा रहता है, हजारों हजार साल तक पड़ा रहता है, ऐसा भी है। ठीक है, तो कोरल्स जो होते हैं ना, जैसे कि डिफरेंट टाइप के आपने नाम सुने होंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन कोरल रीफ बहुत फेमस है, ऑस्ट्रेलिया की के अंदर, मतलब ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, आपको मिलेगा। ऐसे ही अंडमान निकोबार में आपको मिलेगा। ऐसे ही जो राम सेतु है, ठीक है, तो राम सेतु जो बना हुआ है उसके ऊपर भी कोरल रीफ्स बहुत सारे जम चुके हैं सेतु के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से कोरल रीफ बहुत ही पूरी दुनिया भर में पॉपुलर है। ठीक है, क्योंकि उसकी डेथ के बाद भी, एनिमल की डेथ के बाद भी, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से उसकी जो बॉडी है वो इंटैक्ट रहती है, प्रिजर्व रहती है, और उसके नीचे जो चीज छिप जाती है, समय मैं बोल रहा हूँ कि मान लो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये मेरा फोन है, ठीक है, ये फोन है, अब इसके ऊपर कोरल्स आकर चिपके हुए हैं मान, अब कोरल की डेथ होगी, कोरल की जो डेड बॉडी है इस फोन के ऊपर एक लेयर बना देगी, इसके ऊपर एक लेयर बना। ठीक है, तो ये जो लेयर बन गया है ये एक प्रकार से इस फोन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, समुद्र से, है ना, सी के वाटर से, इरोशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एक तरह से मतलब जो भी, जैसे राम सेतु, ये राम सेतु ऊपर एक बड़ा सा कोटिंग लग गया है कोरल्स का, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसको इरोशन से बचा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब डिफरेंट टाइप के कोरल्स जो होते हैं वो आर्किटेक्चर, या ये बोल सकते हैं एशियंट आर्किटेक्चर को प्रिजर्व करने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो इतना हमारे सिलेबस नहीं है, इतना मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, बस इतना जान के रखो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। एक बार पढ़ते हैं इसको, कोरल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग कवरिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, thus इवन आफ्टर देयर डेथ, कोरल की डेथ के बाद भी देयर डेड बॉडीज आर प्रेजेंट इन ओशन, उसकी डेड बॉडी प्रेजेंट रहती है ओशन में। ओके, बस यही है। तो यहाँ पर केवल कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग है, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको ये सब कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको प्रोटेक्ट करके रखा है, कवर बनाया है। समझ गए बात, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो ये सब एक मतलब क्लास के बच्चे का ही है, तो उसको जहाँ जहाँ अगर देखें मिस्टेक मिलेगा तो मैं इसको करेक्ट करता हुआ चलूंगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा जल्दी प्रोसेस होगा, समझे। तो देखो आगे देखो, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या हो गया, इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, और ये देखो यहाँ पर पूरा पूरा एक सिलेंट्रेटा या डेडेरिया का बॉडी बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये माउथ है, तो एक रफ डायग्राम है, ठीक। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पर ये जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं ये है टेंटिकल्स, जिस जो मूव करते हैं इस तरह से। मान लो यहाँ पर उसकी ओपनिंग होगी, ठीक है, इसके यहाँ पर ये जो माउथ यहाँ पर है, माउथ इसका यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर माउथ होगा, और यहाँ पर इसके टेंटिकल्स लगे होंगे, टेंटिकल्स ऐसे मूव करेंगे और वाटर और फूड को माउथ के अंदर डालेंगे, समझे। तो ऐसा कुछ है, तो यहाँ से ये टेंटिकल्स मूव करके फूड को माउथ के अंदर मूव कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, टेंटिकल्स का नंबर है यहाँ पे 6 to 10, या जो भी 15, 6 to 15 होगा ठीक है, यहाँ पर ये जो एरिया है ना माउथ के नीचे का एरिया, इसको बोलते हैं हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम, ठीक है। और देखो क्या क्या है, जैसे यहाँ पर कुछ सेल्स है, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये जो सेल्स है यहाँ पर मैंने मार्क किया,
इनको हम बोलते हैं जाइमोजेन, जाइमोजेन सेल्स। एनसीईआरटी में ये नाम नहीं लिखा है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, जाइमोजेन सेल्स। ठीक है, सुन लो ऐसे ही। ऐसे ही इसकी जो लेयर्स है बॉडी की, तो जो बाहर की लेयर है ना, इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, ये वाली लेयर, बाहर की लेयर। और जो अंदरूनी लेयर है, इसको हम कहते हैं एंडोडर्म। ठीक है, और उसके भी अंदर में जाइमोजेन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जाइमोजेन सेल्स होते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ओके, तो ये एंजाइम देखो सिक्रीट हो गया, सेल से निकला और इस एरिया में एंजाइम कलेक्ट हो गया, यहाँ पर। ठीक है, एंजाइम कहाँ से निकला, जाइमोजेन सेल से निकला। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, अगर डाइजेशन सेल के बाहर हो रहा है, जैसे कि इस केस में जाइमोजेन ने अपने एंजाइम को सेल के बाहर छोड़ दिया, अब फूड जो होगा, यहाँ से फूड आया, मान लो ये फूड है, ये फूड है, फूड आएगा, उसके ऊपर एंजाइम बाहर में काम कर रहा है ना, सेल के बाहर काम कर रहा है, तो क्या आप उसको इंटरसेलुलर बोलोगे या इंट्रासेलुलर बोलोगे? तो इंट्रा तो बोलेंगे नहीं, इंट्रा माने तो अंदर होता है, इंटर बोल सकते हैं। और इंटर के लिए एक और नाम है, इंटरसेलुलर के लिए एक और नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर ज्यादा अच्छा शब्द है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यहाँ पर होता है। समझ गए, ये वाला पार्ट में क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ओके, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन उतना एफिशिएंट नहीं होता, इसलिए उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए सेकेंड राउंड होगा। तो फर्स्ट राउंड तो यहाँ हो गया ठीक है, ये क्या हुआ, फर्स्ट राउंड हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन। ओके, और ये पार्टली डाइजेस्टेड फूड है। पार्टली डाइजेस्टेड के बाद अब इसमें टोटल डाइजेशन करेंगे, और यहाँ देखो इसके पार होगा इंट्रासेलुलर। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये इंट्रा लिख दिया इसने, इंट्रासेलुलर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेकेंड जो डाइजेशन होगा वो होगा इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप कैसा डाइजेशन हुआ, फर्स्ट स्टेप जो डाइजेशन हुआ, सॉरी, ये सेल के बाहर हुआ था, क्योंकि ये सेल के बाहर हुआ था तो इसको आप बोलोगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। समझ गए, इस बार जो डाइजेशन होगा, यहाँ पर जो सेल्स होते हैं, इनका नाम होता है न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स। ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए नाम, बट डाइजेशन का प्रोसेस दिया हुआ है, तो मैं पूरा ही बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिटिव डाइजेशन ऑफ सेल्स है ना, ये क्या करते हैं, इस पार्टली डाइजेस्टेड फूड को टोटल डाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ जिस एरिया के अंदर हो रहा है, जिस कैविटी के अंदर ये सारी घटनाएं घट रही हैं, उसको आपने नाम दिया है सेलेंटेरॉन। क्या नाम दिया है, सेलेंटेरॉन, या फिर इसी को नाम दिया है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अच्छा, ये एग्जाम्पल किसका है, तो ये एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला हाइड्रा। ठीक है, बहुत सारे में और भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट टाइप के सिलेंट्रेटा के अंदर ही हो सकता है। तो ये था सिलेंट्रेटा का एक डाइजेस्टिव सिस्टम, तो नहीं बोलेंगे, डाइजेशन का एक प्रोसेस, जहां पर मैं आपको ये सिखाया कि इसमें दो प्रकार का डाइजेशन हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलर भी हो रहा है और इंट्रा सेलर भी हो रहा है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टेंटिकल्स के बारे में लिखा है, टेंटिकल्स क्या करते हैं, कैप्चर ऑफ प्रे, शिकार को पकड़ने का काम करते हैं। हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सराउंडिंग वाटर, आसपास के पानी को माउथ के अंदर डालने का काम करते हैं टेंटिकल्स। ठीक है रिप्रोडक्शन कैसा होता है ये पढ़ो। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर, ये बर्डिंग के थ्रू होता है, बाई बर्डिंग, एग्जाम्पल हाइड्रा एडम्शियम। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ये गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है, गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि जेलीफिश, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होती है, ऑरेलिया। ठीक है, जेलीफिश का साइंटिफिक नेम ऑरेलिया है। ठीक है, आगे मिलेगा आपको ऑरेलिया, ऑरेलिया। ओके अच्छा, बर्ड के बारे में तो आप जानते हो, बर्ड क्या होता है, स्मॉल आउट ग्रोथ होता है, जो बॉडी के बाहर या अंदर दोनों बन सकता है। फिलहाल यहाँ पे बॉडी के बाहर बन रहा है, ये रहा बर्ड। ये जो बर्ड है, ये ग्रो करेगा साइज में और डिटैच जाएगा और नया बॉडी बना देगा। जैसे ये मान लो ये बर्ड ऐसा बना, अगले स्टेप में ये जो बर्ड है ये और बड़ा होगा साइज में, अगले स्टेप में ये और बड़ा हो जाएगा, और फिर जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो टूट कर अलग हो जाएगा, और इस तरह से एक नया बॉडी बन जाएगा। इसको बर्डिंग बोलते हैं। हाइड्रा और एडेंशिया में ये बहुत कॉमन है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, हाई एडम बडी, हाई एडम बडी। इसका क्या मतलब हुआ, कि बडिंग नाम का जो प्रोसेस है, बडी, बडी माने दोस्त। ठीक है, तो बडिंग का जो प्रोसेस है, बडी से बडिंग याद कर लो, हाई से हाइड्रा याद कर लो, और एडम से एडम याद कर लो, हाई एडम बडी। ओके, हाई एडम बडी। ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेलीफिश में होता है। ठीक है, तो इसमें देखो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बनेंगे, आप याद कर लेंगे। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में
मेल गैमेट सबको पता है कि स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट ओवम होता है, दोनों फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनाएगा। ठीक है। और बॉडी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके। देखो अब बॉडी स्ट्रक्चर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पर दो टाइप्स के होते हैं सिलेंडरेटा के अंदर। एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। ठीक है। पॉलिप क्या होता है, मेडुसा क्या होता है, आइए देखते हैं। तो दो शेप्स होते हैं एक्चुअली। दो शेप्स क्या है एक्चुअली यहाँ पे, यहाँ देखो। अगर इस आकार में या शेप में कोई सिलेंडरेटा पाया जाता है तो आप उसको बोलोगे कि ये सिलेंडरेटा क्या है, पॉलिप है। ये सिलेंड्रिकल शेप का है, दिख रहा है आपको। ठीक। और ये रॉक्स के ऊपर ऐसे अटैच्ड रहता है, मूव नहीं कर पाता। इसी कारण से इसको सेसाइल बोला गया। सेसाइल मतलब अटैच रहता है, मूव नहीं करता, नॉन मूवेबल होता है। ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। रिप्रोडक्शन इसका गैमेट नहीं बनाता, मतलब ये क्या करता है, ये आपने पढ़ाई की हाई एडम और बडी है ना, हाइड्रा और एडमशिया बडिंग करते हैं। ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां गैमेट बनता है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां नहीं बनता उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ बडिंग होती है। ठीक है। एग्जाम्पल आपने याद रखा है हाई एडम बडी है ना। तो वही है हाइड्रा और एडमशिया। मेडुसा पे चलते हैं। देखिए मेडुसा का शेप जो है अम्ब्रेला शेप है। ठीक है। अम्ब्रेला जैसा है। ओके। अम्ब्रेला शेप। ये सिलिंड्रिकल शेप, ये अम्ब्रेला है। ये ससाइल, ये फ्री स्विमिंग। ठीक है। ये मूव कर सकता है। ठीक है। यहाँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है जेलीफिश या ओरेलिया। ठीक है। जेलीफिश या ओरेलिया। ओके। अच्छा। तो ये तो हुआ कि मेडुसा का एग्जाम्पल क्या है और पॉलिप का क्या है। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है, इसका नाम है मेटाजेनेसिस या फिर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्या चीज है, तो आप समझते हैं इसको भी। देखो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है ऑल्टरनेट करना, मतलब चेंज होते रहना, बदलते रहना। ठीक है। एक के बाद एक बदलते रहना, जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होना, तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एक जनरेशन में पॉलिप के रूप में एग्जिस्ट करते हैं और अगले जनरेशन में वो मेडुसा बन जाते हैं। फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन फिर से पॉलिप बनते हैं, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन में मेडुसा बन जाते हैं। तो एक जनरेशन पॉलिप, अगला जनरेशन मेडुसा, नेक्स्ट जनरेशन फिर से पॉलिप, उसका नेक्स्ट जनरेशन फिर से मेडुसा, ऐसे चलता रहता है। हम्म, इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। ठीक है। अभी कैसे होता है। तो इन सम निडेरियंस देयर इज स्पेलिंग, देयर इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप, पॉलिप की स्पेलिंग गलत, एंड मेडुसा। मैं ठीक कर दे रहा हूँ, टेंशन नहीं। ठीक है। एग्जाम्पल ओबेलिया। ओबेलिया का साइंटिफिक नेम मतलब ओबेलिया साइंटिफिक नेम है और उसका कॉमन नेम सीफर है। ठीक है। सीफर, सीफर एनसीईआरटी में नहीं लिखा, ओबेलिया लिखा हुआ, बट आप याद रखेंगे। ठीक है। तो क्या होता है कुछ वही, मतलब एक कभी पॉलिप बनता है कभी मेडुसा बनता है। ऐसा कौन बनता है, ऐसा बनता है ओबेलिया। ओबेलिया का कॉमन नेम है सीफर। ठीक है। अब देखो देखो एक चीज याद रखना, पॉलिप के अंदर कभी भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा, कभी भी उसमें सेक्सुअल नहीं होता, कभी भी सेक्सुअल नहीं हो पाएगा। तो हमेशा क्या होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मतलब पॉलिप्स जो रिप्रोड्यूस करेगा तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूस करेगा, और पॉलिप्स से यहां पर बन जाता है मेडुसा। ठीक है। तो इस ओबेलिया वाले केस में पहले पॉलिप बनता है, ध्यान सुनेंगे। ओबेलिया केस में पहले क्या बनता है, पॉलिप, और पॉलिप से बन जाता है इस तरह का मेड्यूसा। ठीक है। और ये कैसे बनेगा, कौन से रिप्रोडक्शन से, तो ये बनेगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, मतलब बडिंग के थ्रू। ठीक है। तो पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा बना। अच्छा मेड्यूसा जो होगा, अब ओबेलिया में मेड्यूसा वापस रिप्रोड्यूस करेगा बट गैमेट बनाएगा। मतलब मेड्यूसा रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली और बना देगा पॉलिप। मतलब ओबेलिया एक ऐसा जानवर है जहां पर उसका पहला जनरेशन पॉलिप के रूप में है मान लो, और पॉलिप से बनेगा मेड्यूसा। कौन से रिप्रोडक्शन से बनेगा, ये बनेगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। फिर मेड्यूसा से वापस बनेगा पॉलिप, कौन से रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। बात समझ में आ रहा है। तो पहली बार बना पॉलिप, मैं रिपीट कर रहा हूं, पॉलिप से बना मेडुसा, फिर मेडुसा से बना पॉलिप, और फिर पॉलिप से बना मेडुसा, फिर मेडुसा से बनेगा पॉलिप, पॉलिप से बनेगा मेडुसा। मतलब इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
ठीक है। अब ये जो पॉलिप मेडुसा का खेल चल रहा है, इसमें आप हमेशा याद रखेंगे कि पॉलिप जो होता है वो हमेशा पॉलिप जो होता है वो हमेशा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एस, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, या ए आर लिख दूं क्या? ए आर, ए आर। पॉलिप कैसे रिप्रोडक्शन करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन मेडुसा हमेशा क्या बनाएगा? मेडुसा जाइगोट बना सकता है, सॉरी मेडुसा गैमेट बना सकता है, सॉरी। मेडुसा जब गैमेट बनाएगा मतलब वो कौन सा रिप्रोडक्शन कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेडुसा हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो मेडुसा से पॉलिप बन जाएगा। वापस पॉलिप से क्या बनेगा? पॉलिप वापस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, मेडुसा बनाएगा। फिर से मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, पॉलिप बनाएगा। फिर से पॉलिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, मेडुसा बनाएगा, एंड सो ऑन। ये खेल चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि पॉलिप से हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, और मेडुसा से हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ठीक है, यही है। ठीक है, ऐसा कहाँ मिलता है यार? ऐसा आपको मिलता है ओबेलिया में। ऐसा आपको हाइड्रा में नहीं मिलेगा। हाइड्रा में पॉलिप है, बट हाइड्रा का पॉलिप पॉलिप ही बनाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा समझाऊंगा इसमें, इसमें कंफ्यूजन होता है तो ध्यान देंगे। अभी तक समझ में आ गया? अब हाइड्रा को सीन में ले आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए समझा दो मैं, रुको। तो ये लाइन देखते, ओनली पॉलिप इज फाउंड इन हाइड्रा एडेम्पशन। मैं बोल रहा हूँ कि क्या हाइड्रा में आपको मेडुसा मिलता है क्या? तो आंसर है नहीं, हाइड्रा में मेडुसा नहीं मिलता, हाइड्रा में सिर्फ पॉलिप मिलता है। ठीक है। और अगर बोलो जेलीफिश में क्या मिलता है, तो ओनली मेडुसा मिलता है। ठीक है, मतलब इसमें ऑल्टरनेशन और जनरेशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, यहाँ पर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है। মানে বাংলা में बोले तो এখানে অল্টারনেশন অফ जनरेशन पावा जाए ना। ठीक है, बात देखा जाए ना, नहीं होता है। ठीक है, we do not observe alternation of generation in case of हाइड्रा एडेम्शिया और जेलीफिश। ठीक है, अगर बोलो हाइड्रा में क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो हाइड्रा में सिर्फ और सिर्फ हम ऑब्जर्व करते हैं पॉलिप स्टेज, जबकि जेलीफिश में क्या ऑब्जर्व करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेड्यूसा स्टेज। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ओबेलिया में क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो ओबेलिया में ये वाला केस ऑब्जर्व करते हैं जो अभी आपने देखा। कौन सा? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब एक बार पॉलिप, फिर मेड्यूसा, फिर पॉलिप, फिर मेड्यूसा, ये अलग है। ठीक है। तो और पॉलिप से मेडुसा बनाना तो क्या बनाओगे? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। मेडुसा से पॉलिप क्या बनाओगे? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिप से मेडुसा फिर से क्या? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एंड सो ऑन। ठीक है। तो ऐसा सिर्फ जो पीएम पीएम हो रहा है, पॉलिप मेडुसा, ये कहाँ पे हो रहा है? सिर्फ ओबेलिया में, सिर्फ ओबेलिया में। ये हाइड्रा में और जेलीफिश में नहीं हो रहा है, बात को समझेंगे। ठीक है, हाइड्रा में सिर्फ पॉलिप ही रहेगा, पॉलिप से पॉलिप, पॉलिप से पॉलिप, पॉलिप से पॉलिप। ठीक है। और मेडुसा में सिर्फ मेडुसा से मेडुसा, मतलब सॉरी, जेलीफिश में हमेशा मेडुसा से मेडुसा। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, रुको। तो ये तो भी समझ गए आपकी। ओबेलिया में पॉलिप भी मिलता है, मेडुसा भी मिलता है। पहले पॉलिप, फिर मेडुसा, पी, फिर एम, फिर पी, फिर एन, एंड सो ऑन। ठीक है। तो अगर मैं वो ऐसे बोलूं आपसे क्वेश्चन के रूप में, रुको ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं बोलूं कि अगर मेरे पास हाइड्रा है या एडेंशिया है, दोनों के एक साथ ले लेना, हाइड्रा एडेंशिया दोनों के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिप से क्या मिलेगा? पॉलिप से हमेशा क्या मिलेगा? पॉलिप। फिर पॉलिप से क्या मिलेगा? पॉलिप। मतलब पॉलिप से पॉलिप ही मिलेगा ऑल द टाइम। एंड याद रखना, पॉलिप हमेशा कौन सा रिप्रोडक्शन शो करता है? पॉलिप हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करता है। ठीक है, इसमें कोई अल्टरनेशन जनरेशन नहीं होता। हाँ, ऐसी अगर मैं बोलूं, और भी एक केस लेता हूँ। मैं अगर बोल रहा हूँ मेरे पास जेलीफिश है, ओरेलिया, जेलीफिश या ओरेलिया है। ठीक है, उसमें मेरे को क्या मिलेगा? हमेशा मेडुसा। मेडुसा है तो मेडुसा से पॉलिप नहीं मिलेगा, मेडुसा से मेडुसा ही मिलेगा। ठीक है, एक मेडुसा से दूसरा मेडुसा मिलेगा, मेडुसा से मेडुसा ही मिलता रहेगा हर जनरेशन में, चेंज नहीं होगा कुछ। ठीक है। और याद रखेंगे, मेडुसा हमेशा हमेशा मेडुसा जो है हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, एस आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओबेलिया पूछ लिया, ठीक है, तो ओबेलिया में क्या होगा? एक बार पॉलिप, फिर मेड्यूसा, फिर पॉलिप, फिर मेडुसा, और पॉलिप से मेडुसा जाएंगे तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेडुसा से पॉलिप आएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। ठीक है, जो ओबेलिया या फिर
इसका कॉमन नेम क्या था? सी फर में पाया जाता है। बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये था आपका नीड एरिया के बारे में। ठीक है, चलो। अब नीड एरिया कुछ एग्जांपल भी है, एग्जांपल्स आप ऑलरेडी यहाँ पे देख लिए। अभी मैं एनसीईआरटी खोल के आपको बता दूंगा, रुको। एक बार मैं एनसीईआरटी रीड कर देता हूँ संग संग, रुको। उससे क्लियर हो जाएगा बात। ये मैं एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, इस बच्चे ने एग्जांपल यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। जैसे कि एडेंशिया। ठीक है, मैं एक ट्रिक लिखता हूँ पहले आपको। उससे ट्रिक से क्या होता है कि आसानी से याद हो जाता है। रुको। तो अंडमान में फिजिकल, दिखाई पड़ रहा है, उड़ जा रहा है सब। अंडमान में फिजिकल, एक मिनट। अंडमान में फिजिकल ज्योग्राफी पेन से लिखी। ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब क्या निकलता है, देखिए थोड़ा। देखो, तो अंडमान मतलब हो गया एडेंशिया। एक एग्जांपल हो गया एडेंशिया। में मतलब हो गया मियांड्रिना। ठीक है। अच्छा, मियांड्रिना को याद रखो ब्रेन कोरल भी कहते हैं। ठीक है, मियांड्रिना को क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल। ठीक है, में से फिजिकल फाइजेलिया। फाइजेलिया, अच्छा, फाइजेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो अपियरेंस होती है इस तरह से कुछ दिखती है, इस तरह से। टोपी की तरह इनका इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये जो टोपियां होती थी ये पोर्टुगीज सोल्जर्स की होती थी ऐसे ही पुराने जमाने में। ठीक है, तो क्योंकि इनका अपियरेंस ऐसा लगता था कि पोर्टुगीज पुर्तगाली सोल्जर्स जो होते हैं उनके हेलमेट जैसा दिखता था ये। दैट्स वाई इसका नाम रख देगा पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक, उस जमाने के सोल्जर्स की ऐसी टोपियां होती थी। ठीक है, फिजिकल मतलब फाइजेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ऐसे ज्योग्राफी मतलब हो गया गॉर्गोनिया। गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया को हम लोग सी फैन बोलते हैं। सी फैन। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, गॉर्गोनिया, गौर गौर करके पंखा चल रहा है। ठीक है, ऐसी पेन। पेन माने पेनाटुला। पेनाटुला, और पेनाटुला मतलब सी पेन। तो सिंपल है, याद है। पेन से पेनाटुला पे सी पेन भी इसी में कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है जो नेटेरिया के एनसीईआरटी में गिवन। एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, थोड़ा सा उसको मैं समझा दूंगा, रुको, एनसीईआरटी खोल के लास्ट में। ठीक है, एक बार मैं फाइलम टेनोफोरा पे चलता हूँ, फिर एक बार लास्ट में एनसीईआरटी रीड कर लेंगे फटाफट। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फाइलम टेनोफोरा। उसमें लास्ट बात करता हूँ, निडर तो हो चुका, टेनोफोरा में चलते हैं। आइए, फाइलम टेनोफोरा, कॉमनली कॉल्ड, इसको हम लोग सी वॉलनट या कॉम जेली कहते हैं। सी वॉलनट क्यों कहते हैं यार? तो मतलब वॉलनट एक ड्राई फ्रूट है, उसकी तरह ये इसका अपीयरेंस है और सी में पाया जाता है, इसलिए ऐसा नाम ऐसा रख दिया, कॉमन नेम है। ठीक है, कॉम जेलीज क्यों कहते हैं उसका डायग्राम आपको देखना पड़ेगा, बताता हूँ। जेली लाइक होता है, ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, और कॉम की तरह इसका अपीयरेंस होता है, इसमें कॉम्प्लेट्स पाए जाते हैं। बताता हूँ। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट मरीन, ओनली मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, सिर्फ मरीन, फ्रेश वाटर नहीं है। लास्ट वाला फ्रेश वाटर भी था, मरीन भी था। ठीक है, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। जर्म लेयर्स, देखो जर्म लेयर्स यहाँ पर कितने होते हैं? फिर से दो ही होते हैं। दो मतलब कौन कौन से हो गए? डिप्लोब्लास्टिक एक हो गया, एक्टोडम एक हो गया, एंडोडम, बीच में मिजोग्लिया, जेल लाइक मिजोग्लिया प्रेजेंट है। ठीक है, सेम है सिलेंडरेट आज तक। सिलोम एब्सेंट है। तो बहुत सारे फीचर्स अब आपको सेम दिख रहे होंगे बहुत सारा। ठीक है, काफी हद तक ये सिमिलर है, बट कुछ कुछ स्पेशल चीजें भी हैं इसके पास। ठीक, अच्छा, और क्या देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल होता है, ये भी सेम है ना। डाइजेशन, इसमें भी देखो एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है, दोनों है। ठीक है, सेम है, सिलेंडरेट है यहाँ भी। ओके, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट फॉर्मेशन, तो वहां पे दोनों था, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तो फर्क याद रखना। कॉम्प्लेट्स पाए जाते हैं, तो ये कॉम्प्लेट्स क्या होता है ये देखिए। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है गोल सा, फुटबॉल जैसा, है ना। तो यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा कि ये कुछ ऐसे बाहर निकले हुए ऐसे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनके ऊपर छोटे छोटे सीलिया पाए जा रहे, दिख रहा है सीलिया बना हुआ है ऐसे ऐसे करके। ये थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं होता, तो बस समझाने के लिए। यहाँ सीलिया पाए जाते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेट, कंघी की तरह दिखता है।
कॉम्प्लेट। ठीक है, सीलिया की वजह से। और ये स्ट्रक्चर ये एक्सटर्नल होता है, बाहर की तरफ होता है, तो एक्सटर्नल विजिबल होता है। 8 स्ट्रक्चर्स है, देखो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, देखो 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलेटेड कॉम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, यूज फॉर लोकोमोशन। कॉम, इसको कॉम का प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होता है, कॉम। कॉम नहीं पढ़ते हैं, कॉम पढ़ते हैं, बट ठीक है, इतना इंग्लिश नहीं चाहिए हमको। ठीक है, कॉम्स आर प्रेजेंट, कितने, 8। टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, देखो टेंटिकल्स निकले हैं, दिख रहे हैं टेंटिकल्स। टेंटिकल्स को अगर मैं कलर करके दिखा दूं, ये रहे टेंटिकल्स। टेंटिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसको लासो सेल्स भी कहते हैं, लासो सेल्स। नंबर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इनके अंदर लासो सेल्स होते हैं। और ये लासो सेल्स जो होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं शिकार करने में। ठीक है, टेंटिकल्स कैप्चर द फूड विद द हेल्प ऑफ लासो सेल्स, शिकार करने में हेल्प करते हैं। और ये अपना खाना इससे खाता है, अपना डिफेंस भी कर सकता है। वहां स्टिंगिंग सेल्स थे, याद करो किसमें, इसके पहले निडेरिया टिनोफोरा में, क्या टिनोफोरा में लासो सेल्स है, वहां स्टिंगिंग सेल्स थे। ठीक है, निडेरिया में सिलेंट्रेटा बोलो या निडेरिया बोलो, उसके अंदर क्या थे, स्टिंगिंग सेल्स या स्टिंगिंग कैप्सूल्स थे। यहाँ पर लासो सेल्स। यहाँ देखिए नेक्स्ट है बायोलिमिनेसेंस। ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये नीट पूछा हुआ है। बायोलिमिनेसेंस का मतलब होता है चमकना। अब बायो मतलब क्या है, लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अंधेरे में चमकता है, ठीक है, लाइट एमिट करता है, जैसे जुगनू हो गया उस तरह का। ठीक है, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं बायोलिमिनेसेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म सिंपली। ठीक है, ये इसके पास बायोलिमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच द लिविंग organism प्रोड्यूस लाइट बाय यूजिंग केमिकल प्रेजेंट इन द बॉडी। तो बॉडी के अंदर केमिकल होते हैं, डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट ये लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, बड़ी गंदा लिखा है। तो इसने लिखा है टीनो लाना। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया। तो एग्जाम्पल है, तो सिंपल है, इसको आप ऐसे याद कर लो कि टीनोफोरा का एग्जाम्पल टीनो प्लाना है, और प्लूरोब्रैकिया है, तो उसका याद कर लो कि टीना। ठीक है, टीना, टीना का प्लूरल, टीना का प्लूरल टीनो प्लाना। ठीक है, टीना का प्लूरल टीनो प्लाना, क्या मतलब निकला, टीना का मतलब हो गया यहाँ पर टीनोफोरा, टीनोफोरा। प्लूरल मतलब हो गया प्लूरो ब्रैकिया। फर्स्ट एग्जांपल प्लूरो ब्रैकिया ब्रैकिया, और सेकंड एग्जांपल टीनो प्लाना। याद करने का चीज है। बस यहाँ पे ये होता है फाइलम खत्म। अब इसका डेवलपमेंट वगैरह भी यहाँ कुछ छूट गया, सॉरी। ये देखो, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। व्हाट इज इनडायरेक्ट, बता चुका हूं आपको। जब जहाँ पे लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो और एडल्ट स्टेज से वो मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट दिखता हो, अलग दिखता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे होता है। और बायसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, मतलब हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोशियस। ठीक है, मोनोशियस ही बोल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक, यहाँ पर होता है आपका खत्म। 1 मिनट मुझे दो, मैं स्टार्ट करता हूँ एनसीईआरटी की रीडिंग फटाफट। तो आई होप आप देख पा रहे हो मेरे को। तो इस तो आप पढ़ चुके थे सारे सिमेट्री वगैरह, तो कुछ खास था नहीं। पूरी तरह में कुछ खास नहीं था वैसे तो। आपको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा।
चलिए फटाफट निपटाया जाए 5 मिनट में। देखो, फाइलम सिलेंटरेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसे होता है, देखो दे आर एक्वेटिक मोस्टली मरीन ससाइल और फ्री लिविंग, सब कुछ हम लोग कवर कर लिया। रेडली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और द नेम निडेरिया इज डिराइव फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। एक डायग्राम आपको मैं दिखा दूं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर जो ये शेप बना हुआ है पूरा का पूरा नीचे, ठीक है, ये है आपका नीडोब्लास्ट। ठीक है। क्या होता है कि ये चीज है ना, ये पूरी पूरी चीज मैं इसको बाहर निकल खाता हूँ। मान लो सपोज करो कि इसके आसपास यहाँ पे कोई एनिमल है, ठीक है, ये कोई शिकार है, ठीक है, एक प्रे है। ये क्या है, प्रे है, जिसको ये खाना चाहता है। ये क्या करेगा, ये अपने अंदर से ये चीज ऐसे बाहर निकालेगा और इसको ऐसे लपेट करके अंदर की तरफ वापस रिट्रीट करेगा। मतलब इसको ऐसे पकड़ेगा और पकड़कर वापस ले आएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये खाता है डंक मारने के लिए। ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये स्टिंगिंग सेल का पूरा अपैरेटस है। इससे ये शिकार को पकड़कर खा जाता है। ठीक है, अब इतना डिटेल्स आपको नहीं पढ़ना वैसे, ठीक है, बट ये इससे पकड़कर शिकार को खाता है। ठीक है। इसके अलावा ये अपने आप को बचाने के लिए भी इस डंक का इस्तेमाल करता है, हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस किए हैं। एक बार इसको फटाफट देख लेते हैं। देखो क्या क्या लिखा है एनसीईआरटी में। ठीक है। निडोसाइट्स विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स और नेमाटोसाइट्स, इसका एक और नाम नेमाटोसाइट्स भी है, यहाँ पे कवर हो गया। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स इन द बॉडी। नीडोब्लास्ट का काम कहाँ कहाँ होता है, तो तीन काम इसका हो सकता है। एंकरेज, एंकरेज का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को पकड़ना है, जकड़ना है। ठीक है, अगर मान लो पानी का फ्लो बहुत तेज चल रहा है और ये जो एनिमल है ये अपने आप को पानी के साथ फ्लो करता हुआ पा रहा है, ये बह रहा है पानी में, ये अपने आप को रोकना चाहता है, पानी के अंदर रुकना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, तो ये स्टिंगिंग सेल्स का इस्तेमाल करके अपने आप को रोक पाएगा, एंकर कर पाएगा। डिफेंस, खुद को बचा पाएगा किसी और से डंक मार के। ठीक है। और कैप्चर ऑफ प्रे, किसी को खाना है, अगर किसी को शिकार करना है तो शिकार करने के लिए भी यही वाला इस चीज का इस्तेमाल कर शिकार कर सकता है। ठीक है। ये सब है। आगे देखिए, निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ फॉर्मेशन पढ़ लिया था आपने, एंड डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पढ़ लिया था, सिंगल ओपनिंग होती है माउथ ऑन हाइपोस्टोम। ठीक है। नेक्स्ट, डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रासेलुलर भी है। आपने पढ़ा था कि दो प्रकार का डाइजेशन है। पहले होता है जाइमोजन सेल्स का काम करते हैं, यहाँ पर जाइमोजन क्या करते हैं, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, उसके बाद इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, सेकंड स्टेप में, दो स्टेप में होता है ना। सम ऑफ द निडेरियंस एग्जांपल, कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट उसको मतलब डेथ के बाद भी ये इंटैक्ट रहती है इसकी बॉडी, है ना। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म्स, दो फॉर्म्स, पॉलिप एंड मेडुसा। कुछ कुछ एनिमल पॉलिप के फॉर्म में होते हैं, जैसे हाई एडम, ठीक है, एडेमशिया हो गया और हाइड्रा हो गया, है ना। मेडुसा का एग्जांपल जेलीफिश हो गया। और कुछ कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दोनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे ओबेलिया हो गया। ठीक है। एक मिनट। तो देखो, तो फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहले, पॉलिप की बात हो रही है। पॉलिप इज अ ससाइल, पॉलिप ससाइल रुका हुआ एक फॉर्म में रहता है, सिलिंड्रिकल, सब कुछ नोट्स में कवर्ड है। हाइड्रा एडेमशिया, वेयर एज द लैटर दूसरे की बात हो रही है, मतलब मेडुसा की बात हो रही है, अम्ब्रेला शेप्ड है, फ्रिज विंग है, ऑरेलिया जेलीफिश। ठीक है। द निडेरियंस विच एग्जिस्ट बोथ फॉर्म्स, दोनों कौन सा करता है ये, तो एग्जांपल ओबेलिया या सीफर था। ठीक है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस, पॉलिप्स से मेडुसा बनता है एसेक्सुअली और मेडुसा से पॉलिप बनता है सेक्सुअली। कवर्ड है ये भी। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ने बताया मैंने आपको कि पेन से लिखी, अंडमान में पेन से लिखी फिजिकल ज्योग्राफी, है ना। तो अंडमान मतलब हो गया एडम्सिया, सी एनमन। ठीक है। अंडमान में मेंड्रिना, ब्रेन कोरल। पेन, पेन मतलब पेनाटोला, सी पेन, पेन से लिखी फिजिकल पाइजेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ज्योग्राफी मतलब गॉर्गोनिया। ठीक है, ये हो गए सारे एग्जाम्पल कवर्ड। ये हो गया आपका सिलेंटरेटा। ठीक है। इसके बाद देखो टीनोफोरा। देखो टीनोफोरा का फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी के अंदर यहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं, इसलिए सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स ही बोलते हैं। और ये हो गए इसके टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल्स में लासो सेल्स पाए जाते हैं टेंटिकल्स में। ओके, पढ़ लेते हैं, छोटा सा है। देखो, तो टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉमजेलीज आर एक्सक्लूसिवली, मतलब सिर्फ और सिर्फ मरीन होता है, रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ फॉर्मेशन। दो लेवल्स यहाँ पर और भी, और दो दो इसमें डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म नहीं होता, मेसोग्लिया पाया जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन एब्सेंट होता है। द बॉडी बेयर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेट्स, ठीक है, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं।
डाइजेशन कैसा है, बहुत फिर से वही सेम टाइप का है। एक्स्ट्रा सेलर भी है, इंटरसेलर भी है। बायोलुमिनेसेंस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो चमकती है, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, लाइट एमिट करती है, वेल मार्क्ड इन टिनोफोर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन है, यानी ये बाइसेक्सुअल है या मोनोशियस है या हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाई सेक्सुअल मीन्स, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकता है, जबकि सिलेंडरेटा दोनों कर रहा था। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, वहां इंटरनल था। ठीक है, और ये इंडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है। ठीक है, एग्जाम्पल, तो टीना का प्लूरल, टीना का प्लूरल क्या था, टीना का प्लूरल था टीनोप्लेना, है ना। टीना का प्लूरल टीनोप्लेना, तो टीना मतलब हो गया टीनोफोरा, प्लूरल मतलब हो गया प्लूरोब्रेकिया, और टीनोप्लेना टीनोप्लेना। तो ये दो मतलब दो ही एग्जाम्पल था, इसमें कुछ खास था नहीं। तो यहाँ पे होता है आपका टीनोफोरा तक का फाइलम खत्म। नेक्स्ट क्लास में लोग बात करेंगे दो कीड़ों मतलब कीड़ों तो नहीं बोलेंगे उसको, वर्म्स के बारे में, एक प्लेटी हेलमिंथस और एक एस्केलमिंथस। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।